फोनेटिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो फोनेटिक्स पार्ट कवर करता है कि साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी कैसे कैप्चरिंग होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम थ्रोट एरिया यूज करते हैं, हम माउथ कैविटी यूज करते हैं एंड हम समटाइम्स नेजल इफेक्ट उसमें लेके आते हैं या नासिका यूज करते हैं। तो इस हिसाब से 6 कैटेगरीज में साउंड को संस्कृत लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। कुछ साउंड्स हैं जो नोज से, नोज नेजल इफेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं, नासिका वाले ये नेजल इफेक्ट की वजह से हैं। ये नासिका शब्द नासिका वर्ण कहलाते हैं। मूर्धा, मूर्धा या अपर पैलेट जिसको बोलते हैं। तो अपर पैलेट जैसे ट ठ ड आप बोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो टंग है वो ऊपर वाले तालू से किस तरह से टच हो रही है, ट ठ ड ढ। तो ये जो है ये मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब लिप्स का यूज करके जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे प फ ब, ये सारे एक कैटेगरी में रखे गए हैं। प फ ब भ म ट ठ ड ढ न। तो मूर्धा वाले अलग हैं, ओष्ठ वाले अलग हैं, दंत वाले अलग हैं। जैसे हम बोलते हैं त थ, तो आपकी टंग जो है ना दांतों से टच होती है, तो त थ द ध, तो ये आपके दंत वर्ण हो गए। या तालु, तालु जैसे हम च छ जा, च छ जा ता। आप देखो टंग ऊपर ऊपर से कहाँ से टच हो रही है, आगे फ्रंट पोर्शन से टच होती है। तो ये तालु वाले शब्द हैं जो एक साथ रखे गए हैं, च छ जा। अब कंठ है, जैसे क, जैसे ख, ग, ये सीधे गले से बोले जाते हैं। तो 6 कैटेगरीज में साउंड को डिवाइड किया गया है कि कहाँ से वो साउंड प्रोनाउंसिएट हो रहा है, कहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उस हिसाब से ये जो वर्णमाला है ये लिखी हुई है कि क ख ग घ, ये गले वाले क ख ग घ। ट ठ ड ढ, ये मूर्धा वाले हो गए। त थ द ध, ये पैलेट वाले हो गए, तालु वाले हो गए। च छ ज झ, ये दंत वाले हो गए, है ना। तो इनको एक साथ रखा गया है। इस तरह से ये वर्णमाला लिखी हुई है जो हमारी हिंदी में भी यूज होती है। अब आता है फिगर 5.3 में, अगर आप देखोगे तो ये जो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो स्वर और व्यंजन जो संस्कृत में भी लिए हुए हैं, स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। तो हम जनरली किसी भी लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, हिंदी में भी हम लिखते हैं तो क ख ग घ या वर्णमाला में इस तरह से हम यूज करते हैं। हम उसके पिच को नहीं कैप्चर करते, या हम उसके टेम्परामेंट को, टेम्पोरल इफेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। टेम्पोरल इफेक्ट मीन्स क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हो अ, एक आप बोल रहे हो आ, एक आप बोल रहे हो आ, तो ये 3 तरह के टेम्पोरल इफेक्ट आप वॉवल को दे रहे हो। तो फिगर 5.3 जो है ये आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज में आर्टिकुलेटरी एफर्ट जो हम लगाते हैं, बोलने में, साउंड प्रोड्यूस करने में जो आर्टिकुलेटरी इफेक्ट एफर्ट हम लगाते हैं, उसको भी राइटिंग में कैप्चर करने की कोशिश की हुई है। अ, आ, आ, तीनों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। ये है साउंड का टेम्पोरल इफेक्ट। तो वॉवल्स को कैटेगराइज किया गया है शॉर्ट, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड अकॉर्डिंग टू द टेम्पोरल इफेक्ट ऑफ साउंड। फिर है नेजल एंड नॉन नेजल इफेक्ट। कुछ वर्ण होते हैं जो हम गले और नाक दोनों की हेल्प से बोलते हैं, या कुछ है कि उसमें नेजल नाक का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें नाक का उपयोग नहीं हो रहा है, केवल थ्रोट एंड माउथ कैविटी की हेल्प से वो वर्ण बोले जा रहे हैं। तो ये जो नाक का भी इफेक्ट इम्पैक्ट आता है वो नेजल हो गए, जो नहीं आता है वो नॉन नेजल हो गए। अब हम जो ओम बोलते हैं, ओम जो एक वर्ड है, वर्ण है, उसमें हम तीनों चीज का यूज कर रहे हैं। हम गले का भी यूज करते हैं, हम माउथ कैविटी का भी यूज करते हैं एंड हम नाक का भी यूज करते हैं। जो ओम वर्ण है
या ये आपका नेजल इफेक्ट में आएगा। बोलो, भी संस्कृत में कैप्चर किया गया, सिर्फ माँ नहीं, हम भी बोलते हैं, वो भी कैप्चर हुआ है। तो को कैसे लिखना है, ये भी संस्कृत में कैप्चरिंग हुई है। तो ये एक कैटेगराइजेशन है। और एक पिच वेरिएशन। पिच मतलब होता है कि जैसे हम हारमोनियम में हुए ना, पिच, स्लो, मीडियम एंड हाई पिच। जैसे अ अ अ ये पिच वेरिएशन है। तो ये पिच वेरिएशन भी संस्कृत लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है। इस पिच वेरिएशन को भी कैसे लिखना है और कैसे रीड करना है, ये भी संस्कृत ग्रामर में स्पेसिफाई किया हुआ है। ऐसे ही जब कॉन्सोनेंट्स की बात आती है तो इनको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, माइल्ड ब्रेथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेथ, जिसको अल्प प्राण एंड महाप्राण बोला गया है। माइल्ड ब्रेथ को अल्प प्राण एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेथ को महाप्राण बोला गया है। अब जैसे आप देखो कि जब आप क, ग, प इस तरह से बोलते हो तो आपकी ब्रेथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है। लेकिन जब आप बोलते हो ख, घ, भ, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेथ आती है। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेथ के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो यही एक रीजन है जो हमारे वेदास हैं, जो हम ये कहते, हम हमारा जो नॉलेज सिस्टम था वो ओरल नॉलेज सिस्टम था। मतलब हम बहुत बुक्स ये सब अवेलेबल नहीं होती थी। टीचर जो गुरु होते थे वो वर्बली बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताते थे और वर्बली ही उनको चीजें समझाते थे, याद होती थी। तो इसीलिए जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें वर्बल इफेक्ट्स बहुत आए हैं, ओरल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसीलिए जो वेदास हैं इनको यूनेस्को ने हेरिटेज की तरह से कंसीडर किया हुआ है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। मतलब कि इसी वजह से कि हमारे जो वेदास हैं उनको बोलने का या उनको रीड करने का एक अलग सिस्टम है, एक अलग पैटर्न है। और उससे जो साउंड इफेक्ट्स आते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ही एनर्जी वाले साउंड्स होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव साउंड्स होते हैं। इसीलिए ये एक संस्कृत की ब्यूटी है जो वेदास में डिपिक्ट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में 5.4 पैटर्न्स इन संस्कृत वोकैबुलरी। पैटर्न्स इन संस्कृत वोकैबुलरी में क्या समझाने की कोशिश की हुई है कि जो संस्कृत में जो वर्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। तो संस्कृत में जो वर्ड फॉर्मेशन है वो या तो वर्बल रूट से होता है या नाउन रूट से होता है। वर्बल रूट मतलब क्रिया। अब वो क्रिया के भी कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे जो फिगर आपका 5.4 है वो वर्ड पैटर्न्स इन संस्कृत लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है कि वर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं। तो वर्ड्स जनरेट होते हैं मेनली वर्बल रूट से। वर्बल रूट्स को जिसको बोलते हैं धातु। और धातु का अपना अलग मीनिंग होता है, हर एक धातु का अपना मीनिंग होता है। और उस वर्बल रूट में जब सफिक्स ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सफिक्सेस ऐड किए जाएंगे तो अलग अलग वर्ड्स बनते हैं और उनका वो वर्ड्स अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे क्री धातु है। क्री धातु मतलब होता है करना, करने से रिलेटेड है। अब क्री धातु में सफिक्स जोड़ा जाएगा तो एक करोति बन गया। करोति मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा। जैसे आपको करना, करना एक क्रिया है बट उसके कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे कर, करता है, कर रहा है, किया था, करो, करना चाहिए। तो ये सारे वेरिएशंस लाने के लिए जो मेन क्रिय धातु है उसमें अलग अलग तरह के सफिक्सेस ऐड करके ये सारे वेरिएशंस जनरेट किए जा सकते हैं। तो क्रिय धातु पे सफिक्स ऐड किया तो करोति बन गया। क्रिय धातु पे सफिक्स ऐड किया तो कुर्वन बन गया। कुर्वन मतलब डूइंग, कर रहा हूं। क्रिय धातु पे अगेन
सफिक्स ऐड किया तो कर्ता नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कृ धातु पे सफिक्स ऐड किया तो कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, हैविंग डन, अभी अभी किया हुआ है, कृत्वा हो गया। करोतु, करोतु प्लीज डू, कृ धातु पे प्रत्यय ऐड किया, करोतु वर्ड बना, करोतु का मतलब है डू, करो। कृ धातु पे प्रत्यय ऐड किया तो कर्तव्यम बन गया, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, कर्तुम टू डू, कृतम हैविंग डन, कर चुका। तो इस तरह से जो वेरिएशंस हैं, तो उन वेरिएशंस के लिए अलग अलग शब्द नहीं बने, केवल एक मूल धातु में अलग अलग तरह के सफिक्सेस ऐड कर दिए तो आपको अलग अलग वेरिएशंस मिल गए। ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। मतलब वर्ड इज फॉर्म्ड बाय बेस एंड एडिंग सम सफिक्स टू द बेस। नेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश की हुई है 5.5 कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स इन अष्टाध्यायी। कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स इन अष्टाध्यायी में ये बताने की कोशिश की हुई है कि भाई जो संस्कृत है वो कंप्यूटर फ्रेंडली क्यों है, कैसे है। यहाँ पे आगे आप एक टेबल भी देख रहे हो, टेबल 5.1, ये वर्ड जनरेशन के लिए ही टेबल है कि मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज में ना, जैसे हम और लैंग्वेजेस में हम सिंगुलर एंड प्लूरल यूज करते हैं, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी यूज होता है, दो चीज, एक आदमी, दो आदमी, बहुत से आदमी। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएशन होते हैं। और यहाँ पे जो वर्बल रूट है या जो वर्ब के वर्ड्स हैं बनते हैं या जो नाउन वर्ड्स जो बनते हैं वो इन्हीं तीनों वचनों पे मूव करते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। जैसे आपने पढ़ा होगा जो रूप हम इसको बोलते हैं, रामः रामौ रामा, राम राम पढ़ता है तो बोलेंगे रामः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो पठति पठतः, बालकः बालकौ बालकौ पठतः, इस तरह से बोला जाता है। कई सारे बालक पढ़ते हैं तो बालकाः पठन्ति। तो ये आपस में कोरिलेशन एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का जो है ये इस टेबल के माध्यम से शो करने की कोशिश की हुई है। अब आते हैं कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स में। तो जो जो हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो लैंग्वेजेस में क्या होता है, लैंग्वेजेस में अपना एक सिंटैक्स होता है कि किस तरह से लैंग्वेज को लिखा जाना है ना। और उसको उसको समझने के लिए कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स होते हैं, है ना। और सारा उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई अगर ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, इस तरह से लिया हुआ है, तो कोई आप फाइल प्रोग्राम पर जैसे बनाते हो ना, कोई फाइल आप इनबिल्ट फाइल आप इंक्लूड करते हो कि भाई इस चीज को समझने के लिए वो उस फाइल पे जाओ और उस फाइल पे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ होगा और वहां से ये चीज समझो। तो ये जो फॉर्मेट है, जो अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, वो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि भाई बुक है वो किस, उसमें कौन कौन से सिंटेक्स, कैसे किस तरह से सिंटेक्स यूज हुए हुए हैं, उन सिंटेक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे उनको यूज करना है। तो जो बुक है ना वो एक तरह से पूरी तरह से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, आप ये समझ सकते हो। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वोकैबुलरी एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर हिज वर्क, मतलब पाणिनि की बुक में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द, वोकैबुलरी इंक्लूड की हुई है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बुक बुक के लिए आपको समझना है। जैसे कि आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में देखते हो कि कुछ चीजें हैं जो उसी लैंग्वेज में ही यूज होती हैं, कहीं और यूज होंगी ही नहीं। ये एक एसोसिएशन है कंप्यूटर लैंग्वेज और पाणिनि की जो बुक है जो एज सच कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। एब्रिविएटेड फॉर्म्स फॉर ब्रेविटी एंड बेटर रिटेंशन ऑफ आइडियाज, जो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में करते हो, एब्रिविएटेड फॉर्म्स कई बार यूज करते हो क्लैरिटी के लिए। एक्सक्लूसिव सिंटेक्स फॉर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को रीड करने के लिए ही अलग अलग तरह से उसको लिखा हुआ है कि उसको समझने के लिए भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी।
एन अल्गोरिथमिक अप्रोच टू वर्ड जनरेशन, जो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम, एक कोई भी प्रोग्राम है वो किसी एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है, ऐसे ही यहाँ पे वर्ड जनरेशन, सेंटेंसेस जनरेशन किसी एल्गोरिथमिक फॉर्म पे होती है, एल्गोरिथम पे बेस्ड होती है कि इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस इज नॉट देन डोंट डू दिस, लाइक दैट। रिकर्सिव लॉजिक, रिकर्सिव लॉजिक मीन्स, आप रिकर्सिव मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो रिकर्सिव वे में वर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए भी ये बुक जो है, आप इसको कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज है, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट intelligent language, most effective, so that it can be very easily understood by it can be very easily made to understood by the machine or computer. अब आप नीचे देखोगे महेश्वरा सूत्रास। महेश्वरा सूत्रास क्या है कि पाणिनि ने अपनी जो बुक है उसमें जो ग्रामर है उसको समझाने के लिए 14 ऐसे ग्रुप बनाए हैं, जिनमें जो वर्ण, जो अभी हमने डिफाइन किए कि किस तरह से वर्ण बनाए, वर्ण को रिकॉग्नाइज किया है संस्कृत लैंग्वेज में, तो उन वर्णों के 14 ग्रुप्स बनाए हैं, और इन ग्रुप्स की हेल्प से सारी ग्रामर इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन ग्रुप्स की हेल्प से। जैसे फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने अ ई उ ऋ लिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप में री री का। तो जितने भी ग्रुप आप देखोगे उसमें जो लास्ट वर्ण है वो कॉन्सोनेंट है ना। तो और जनरली जो संस्कृत में जो वर्ड्स बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, वो एंड इन्हीं कॉन्सोनेंट से होते हैं मोस्टली। तो ये जो महेश्वरा सूत्रास हैं, ये रूल्स को डिफाइन करने के लिए, इफेक्टिवली डिफाइन करने के लिए इन्होंने सूत्रास बनाए हुए हैं। अब इन सूत्रास को इन्होंने नेमिंग दी हुई है, जैसे अच, ये अच जो है, अच जो सूत्र है उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप पे अगर आप देखो तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट वर्ण है अ और फोर्थ ग्रुप का लास्ट वर्ण है च। इन बिटवीन जितने भी वर्ण आते हैं वो अच ग्रुप में आते हैं, मतलब अच कैटेगरी में है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने न्यूमेनिक्स का यूज किया। न्यूमेनिक्स क्या होते हैं? बेसिकली न्यूमेनिक्स होते हैं कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में एक सूत्र दे देना, एक रूल दे देना बेस्ड ऑन महेश्वरा सूत्रास। ये न्यूमेनिक्स है, वो बहुत इजीली मेमोराइज कर सकता है कोई भी और उसको समझ सकता है। तो किसी भी चीज को समझाने के लिए, डिस्पाइट elaborating the things, some small mnemonics can be used to explain the whole of this concept. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इको यणची इज अ न्यूमेनिक। इको यणची में क्या है, एक इक ग्रुप है, एक अच ग्रुप है, एक यण ग्रुप है। ये यण संधि के लिए न्यूमेनिक यूज होता है, इको यणची। यण संधि का मतलब है कि, संधि का मतलब है कि जब भी आप दो शब्द जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हो तो वहां पे कुछ रूल एप्लीकेबल होता है, उस रूल के तहत वो दो शब्द जुड़ते हैं आपस में। वो रूल कैसे डिफाइन होता है? तो कई तरह से संधियां बनती हैं, यण संधि एक तरह की संधि है और उसको डिफाइन करने के लिए ये न्यूमेनिक दिया हुआ है, इको यणची। मतलब अगर इक और अच के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं, अगर वो दोनों आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो वो यण हो जाता है। इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आपको एक वर्ड फॉर्म करना है प्रत्येकम। प्रत्येकम में दो वर्ड हैं, प्रति और एकम। तो प्रति का एंड क्या है? ई, और एकम का स्टार्टिंग क्या है? ए। तो ई आता है आपका अच ग्रुप में, सॉरी इक ग्रुप में, और ए आता है आपका अच ग्रुप में। आप देख सकते हो इक ग्रुप में ई आता है
और आपका ए आता है अच ग्रुप में। तो इक ग्रुप और अच ग्रुप जब आपस में इस तरह से ऐड होते हैं तो यण ग्रुप में कन्वर्जन होता है। मतलब मीनिंग क्या हुआ कि ई और ए जब ऐड होते हैं तो वो या हो जाता है, वहां पे या हो जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी रूल्स हैं, चाहे आप संधि बना रहे हो या समास बना रहे हो या वर्ड फॉर्म कर रहे हो, तो मोस्टली जो रूल्स हैं वो न्यूमेरिक्स के फॉर्म में अष्टाध्यायी में रखे हुए हैं, दिए हुए हैं। और ये न्यूमेरिक्स जो है वो महेश्वरा सूत्रास पे बेस्ड हैं। अब रूल बेस्ड ग्रामेटिकल ऑपरेशंस में जब आप जाते हो तब यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रहा है, फिगर 5.6, पानिनियन एल्गोरिथम फॉर ग्रामेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो भी वर्ड जनरेशन है, जो संस्कृत लैंग्वेज में वर्ड जनरेशन हम यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रूल्स पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड अगर फॉर्म करना चाहते हो, कोई भी शब्द अगर आप बनाना चाहते हो संस्कृत में, तो यहाँ पे आप एक एल्गोरिथमिक वे में बना सकते हो कि भाई पहले आपने वर्ड पे देखा कि इस वर्ड को बनाने के लिए कौन सा सूत्र एप्लीकेबल होगा। तो आप एक काउंटर चला देते हो कि काउंटर का नंबर आई इज इक्वल टू 1 है, सपोज फर्स्ट काउंटर आई इज इक्वल टू 1 है, तो आप देखते हो कि फर्स्ट सूत्र जो है वो हमारे पर्पस पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उस फर्स्ट सूत्र के हिसाब से वर्ड फॉर्म करोगे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप काउंटर को इंक्रीमेंट दोगे और वो नेक्स्ट सूत्र को रीड करेगा। अगर वो सूत्र एप्लीकेबल हो रहा होगा तो अप्लाई करेगा, अगर नहीं तो काउंटर अगेन मूव कर जाएगा। तो इस तरह से आप जो वर्ड जनरेशन का प्रोसेस है संस्कृत लैंग्वेज में, वो बहुत ही अल्गोरिथमिक वे में आप वर्ड जनरेशन कर सकते हो। और बट नेचुरल है कि इस तरह से आप लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो।